राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है एक खबर आई। उस खबर में ये बताया गया कि ईरान ने हॉर्मुज की जल डमरू मध्य जो है वहां जहाज़ों का आवागमन जो है वो सामान्य कर दिया गया है, सभी जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है और अमेरिका जल्दी ही यूएस नेवल ब्लॉकेट जो है वो उठा लेगा। अब इस खबर के आधार पे 18 मई 2026 को जब बाजार खुलेंगे तो वो तेज खुलेंगे और बाजार में शेयर जो है वो कुलाचे मारेंगे। मैं तो थोड़ा हतप्रभ हो गया, चौकन्ना हो गया। मैंने बोला ये कौन सी नई खबर आई। तो इस खबर का आधार ये बताया गया कि ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अरागची गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने घोषणा की कि ईरान ने जो है हॉर्मुज जो है सभी जहाज़ों के लिए सामान्य तौर पर खोल दिया है। लेकिन इस खबर का एक पहलू तो बताया गया, लेकिन दूसरा पहलू नहीं बताया गया। दूसरा पहलू ये है, सच्चाई ये है कि आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख चैनल हैं जो मिडिल ईस्ट पे नज़र रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे नज़र रखते हैं, उन चैनल्स ने साफ साफ ये बता दिया कि आज भी वहाँ तनाव बरकरार है। और चीन से लौटते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने ईरान से दोबारा जंग की बात कही है। अब इन हालात के अंदर जो है वो तनाव और बढ़ने की संभावना है और कभी भी जो है हालात बिगड़ने की संभावना है। अब इन हालात के अंदर अगर आप ऐसी खबरों पे विश्वास करके अगर आप एक थोड़ी सी तेजी बाजार में पनपेगी भी और आपने फोमो के तहत जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट की मौका चूक जाएंगे, अगर आपने कोई बड़ा निवेश संबंधी निर्णय लिया तो ये जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नुकसानदायक होगा ही, ये आपका निवेश संबंधी निर्णय है, ये आप इस पर फैसला लेंगे। मैं केवल एक हालात पे जो है वो तबसरा आपके सामने रख रहा हूँ। तो हालात ये है कि अमेरिका ने, न ट्रंप ने, किसी ने भी जो है वो ये ऐलान नहीं किया कि वो हॉर्मुज से अपना यूएस नेवल ब्लॉकेट हटाने जा रहा है। तो कुल मिला के हॉर्मुज की स्थिति जस की तस है, बल्कि और डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने जो है वो चिंगारी भड़काती है। तो इन हालात के अंदर दुनिया वैसे ही काफ़ी दिनों से त्राहिमाम कर रही है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो डगमगा गई हैं और कठिन दौर से गुजर रही हैं। भारत उससे अछूता नहीं है और जब तक ये हॉर्मुज रहेगा शेयर बाजार चलने वाला नहीं है। थोड़ी भी स्थिति अगर नाजुक से और नाजुक हुई और कुछ अगर जो चिंगारी भड़की तो इससे बाजार जो है वो बुरी तरह टूट सकता है, बाजार गोते लगा सकता है और शेयरों के भाव जो हैं वो नीचे गिर सकते हैं। तो इन हालात के अंदर जो है वो आपको सोच समझकर कोई फैसला लेना होगा। अब रही बात दूसरी, जो ट्रिगर पॉइंट जिनके कारण बाजार के टूटने के आसार हैं या बाजार नीचे गिर सकता है। दूसरा ये है कि मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स जो है वो तैयार होता है, मॉर्गन स्टैनली जो है वो तैयार करता है। अब उसके अंदर अगर कोई बड़ा फेरबदल हुआ तो इसके बाद क्या असर होगा, और जाहिर है कि ये फेरबदल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे एसेट एलोकेशन के पक्ष में होने की संभावना कम है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अभी भारत से जुड़ी हुई एक जो है वो रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर मॉर्गन स्टैनली ने भारत के नियर टर्म आउटलुक को जो है वो न्यूट्रल करार दिया है और उसने ये संभावना व्यक्त की है कि हॉर्मुज के कारण पैदा हुए आर्थिक जो संकट हैं और जो भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हैं और इसके अलावा डॉलर के मजबूत होने के जो आसार बने हुए हैं, और इन हालात के अंदर जो है वो निकट भविष्य में भारत की कॉरपोरेट अर्निंग्स जो हैं वो प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जो है भारत में नियर टर्म में जो है निवेश जो है वो बहुत आकर्षक नहीं रहेगा। तो इन हालात के अंदर इन रिपोर्ट्स के बाद जो है बाजार में कोई बहुत उत्साह का माहौल बनने की संभावना नगण्य है। और
विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं, इनके स्तर पर बड़े पैमाने पे बिकवाली हो सकती है। इसके अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ है, क्रूड के इंपोर्ट बिल जो बढ़ रहे हैं, गोल्ड का इंपोर्ट बिल जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इनकी वजह से जो रुपए पे दबाव पड़ रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। 96 रुपए तो वो पहुंच ही चुका है, अब 100 रुपए देखना है कब पहुंचता है, कितना समय लेता है। तो कुल मिलाकर के अगर डॉलर इस तरीके से मजबूत बना रहा और मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट के आने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक जो है वो बड़े पैमाने पर बिकवाली कर सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। अब ये बिकवाली अगर बड़े पैमाने पर वो जारी रखेंगे तो इन हालात के अंदर जो है शेयर बाजार टूटेगा ही, वो उठेगा नहीं, या सस्टेन रैली की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। अब अगर क्रूड मान लीजिए, जो खबर अभी मैंने आपको बताई कि जो चल रही है, जिस खबर में कोई ऑथेंटिसिटी नज़र नहीं आती, अगर इस खबर के अनुसार अगर क्रूड के भाव में कमी आ गई है तो वो क्रूड का भाव भी जो है वो जल्दी और मजबूत हो सकता है, इसकी भी संभावना है। पक्ष दोनों है। अगर ये खबर, मुझे तो नहीं लगता सही है, कहीं की किसी भी माध्यम से किसी भी स्तर पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, तो ऐसे हालात के अंदर जो है रुपया और मजबूत होगा ही होगा। अब रही बात, सरकार ने एक कदम ये उठाया कि गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए उसने जो है इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। अब 15% ड्यूटी बढ़ाए जाने से क्या आपको लगता है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम हो जाएगा? शायद नहीं, इतना तो नहीं कि इससे जो है वो इंपोर्ट बिल पे बहुत बड़ा कोई फर्क आएगा, क्योंकि क्रूड के बाद जो सबसे बड़ा इंपोर्ट कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इन दोनों में जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसमें जो है बहुत कमी आने के आसार इसलिए कम है क्योंकि जो धनाढ्य तबका है, पैसे वाला तबका है, वो गोल्ड खरीदना जारी रखेगा, वो सही मौके का इंतज़ार करेगा। अभी तो गोल्ड के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, या वो उनके अपने चॉइस है, वो कब वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन उनका खरीदना जारी रहेगा। उसकी वजह ये है कि हजारों साल से देश के अंदर गोल्ड जो है एक सेफ एसेट्स या सेफेस्ट हेवन के रूप में जो है वो देखा जाता रहा है। गाढ़े वक्त में, संकट की घड़ी में घरों में जो है रखा गोल्ड जो है वो काम आता रहा है। शौक तो अपनी जगह है, औरतों की एक ख्वाहिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सोने के गहने बटोरने की, लेकिन इसके अलावा वो शौक पूरा करने के साथ साथ वो अपने शौक के साथ संकट की घड़ी में इस सोने का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो इन हालात के अंदर सोना जो है, जो मध्यम वर्गीय तबका है या उच्च मध्यम वर्गीय है या जो धनाढ्य तबका है, वो थोड़ा ही सही लेकिन खरीदना जारी रखेगा। तो इन हालात के अंदर जो है मुझे नहीं लगता कि गोल्ड का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत कम होगा, इससे भी जो है वो इंपोर्ट बिल जो सरकार का है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जब FIIs बड़े पैमाने पे बिकवाली करेंगे तो उसका भी सीधा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा शेयर बाजार पे और शेयरों की कीमतों पे। अब जो एक और कंपोनेंट है वो खासा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तेल कंपनियों ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो है वो डीजल और पेट्रोल के भाव में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा किया है और CNG के भाव जो है वो 2 रुपए बढ़ गए हैं। अब देखने में तो ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है कि 3 रुपए प्रति लीटर ही बढ़े हैं, लेकिन इसके जो चेन रिएक्शंस होंगे, चेन इफेक्ट्स होंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आम आदमी पे बोझ डालने वाले होंगे। यानी अगर 3 रुपए डीजल प्रति लीटर बढ़ाया गया तो इसका मतलब कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो खासी अच्छी बढ़ जाएगी, यानी वो खासी अच्छी बढ़ेगी। नतीजा क्या होगा कि जो फैक्ट्री में बनने वाला सामान है वो भी थोड़ा महंगा हो जाएगा, और फैक्ट्री से जब रिटेलर तक, यानी जो
हमारे और आप तक पहुंचेगा छोटी दुकानों के माध्यम से या बड़ी दुकानों के माध्यम से, तो वो भी महंगा हो जाएगा। भले ही उसमें 5% का इजाफा हो, 10% का इजाफा हो, लेकिन इजाफा होना लाजमी है और तय है। तो इन हालात के अंदर आपका डबल रोटी, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे और दूसरे खाने पीने के सामान हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे और ज़रूरी वस्तुएं हो, चाहे और दूसरे दवा दारू, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। तो इन हालात के अंदर जो है आपके सामने महंगाई जो है वो एक बार और अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, और आपकी जेब पहले से ही पतली है, अब और हल्की हो जाएगी। नतीजा क्या होगा? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जब महंगाई में और इजाफा होगा, तो महंगाई में इजाफा होने के कारण लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीदेंगे, क्योंकि लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी कि महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 8% के लेवल के पास पहुंच गया है। अब इन हालात के अंदर इसका असर रिटेल प्राइस जो इन्फ्लेशन है उस पे भी देर सवेर दिखाई देगा, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी इजाफा होने की संभावना है। तो इन हालात के अंदर अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो रिजर्व बैंक को मजबूर होकर के ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ब्याज दरें बढ़ेगी तो इससे और लोगों की बचत पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी मकान की किश्तों के लिए जो उन्होंने मकान लिया है या दूसरे कोई पर्सनल लोन लिए हैं वो महंगे हो जाएंगे, और उनकी जेब से जो है वो माहवारी किश्त या जो तिमाही या जो भी किश्त वो देते हैं उस पर एक अतिरिक्त जो है वो बोझ बढ़ जाएगा। तो इन हालात के अंदर कॉरपोरेट के लिए भी जो लोन लेना है वो महंगा हो जाएगा। तो जब डिमांड कम होगी, लोगों की बाइंग पावर घट जाएगी, तो ऐसे हालात के अंदर कॉरपोरेट्स की तो लागत बढ़ी रही है, तो उस बढ़ी हुई लागत पे वो कितना माल बेच पाएंगे, कितने अपनी सर्विसेज बेच पाएंगे, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान लगाना आसान है, वो ये कि उनके जो है वो बढ़ी हुई लागत पे, बढ़े हुए दामों पे जो है डिमांड घटेगी, और लोग चूंकि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, तो ऐसे हालात के अंदर कॉरपोरेट अर्निंग्स का प्रभावित होना लाजमी है, तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शेयर बाजार जो है वो कंपनियों के शेयरों को जो है, ऐसी कंपनियों के जिनकी अर्निंग्स प्रभावित होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं या संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनियों के शेयरों की री रेटिंग के बजाय डी रेटिंग कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भी बाजार टूट सकता है, गोते लगा सकता है, शेयरों के भाव में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो कमजोरी पनप सकती है। तत्कालिक रूप से आपको भले ही नजर आए कि बाजार बहुत तेज है या बाजार में जो है स्थिरता बनी हुई है, बाजार न बहुत ऊपर जा रहा है न बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन देर सवेर इसका असर जो है वो बाजार पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऐसे हालात के अंदर ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो तेल कंपनियों पे आते हैं, तो तेल कंपनियां जो हैं वो जिनकी वजह से 3 रुपए भाव बढ़ाने से क्या हालात पैदा होंगे और उसका असर बाजार पे क्या होगा। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, तेल कंपनियों का रोज का जो घाटा है वो 1000 रुपए से 1500 करोड़ रुपए का है। तो 1000 से 1500 करोड़ रुपए का जो कंपनियां घाटा उठा रही है वो ओएमसीज का ये 3 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाने से घाटा पूरा होने वाला नहीं है। ये उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और उधर सरकार ने साफ कर दिया गया कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो अंडर रिकवरीज यानी जो नुकसान तेल कंपनियों को उठाना पड़ रहा है उसकी भरपाई करने में सरकार कोई वित्तीय मदद दे नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन कंपनियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। खड़ा संकट ये होगा कि
उनके लिए कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देने में दिक्कत आने लगेगी। और इतना ही नहीं, मजबूत रुपए के मुकाबले जो क्रूड की कीमतें हैं उनके लिए उनको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। उसके अलावा उनके लिए जो है वो दाम बढ़ाने का जो है वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर जो है उनके लिए ये क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है जब पैदा होगी तो वो मजबूर हो जाएंगी कि वो अच्छा खासा पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाएं। दीगर बात है कि वो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में वो थोड़ी थोड़ी ही करके सही, लेकिन ये वृद्धि करती रहेंगी। तो ऐसे हालात के अंदर जो है वो महंगाई और बढ़ सकती है, कॉरपोरेट अर्निंग्स और घट सकती है और बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में शेयर बाजार जो है उसकी सेहत जो है वो भी जो है वो कमज़ोर हो सकती है। तो ऐसे हालात में शेयरों में किसी तेज़ी की उम्मीद करना बेईमानी होगा। और सस्टेन रैली की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, अगर खाड़ी के हालात सामान्य हो जाते हैं तो ज़रूर फ्यूचर अर्निंग्स प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, डिस्काउंट करते हुए ज़रूर बाजार के हालात सुधर सकते हैं। तो अभी तो हालात ऐसे हैं नहीं। दूसरी चीज़, इन हालात के अंदर अब आपको करना क्या है? करना ये है कि जो बिजनेस चैनल्स पे या और दूसरे जो टिप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो खबरें फैलाई जाती हैं, टिप्स दी जाती हैं, उनसे आप थोड़ा बचिए। जो वहाँ बिजनेस एनालिस्ट आते हैं, जो बहुत से रिकमेंडेशंस करते हैं कि आप आगे के हालात क्या हैं, वर्तमान हालात क्या हैं, सब यही ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, जब ठीक होगा तो होगा, अभी तो वैसे ही कमर टूटी हुई है, कमर जो है वैसे ही जो है वो चोट खाई हुई है। अब इन हालात के अंदर अगर जो आपने बड़ी खरीदारी कर दी और हालात देर तक अगर इसी तरीके से हॉर्मोज का संकट बना रहा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा, उसी की संभावना है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो शेयर गोते लगाने लगेंगे, आपका निवेश का पैसा जो है वो आप जो है वो संकट में पड़ जाएंगे। बहुत से नए निवेशक जो हैं वो इन हालात से वाकिफ नहीं हैं, उन्होंने कभी यह मौका नहीं देखा, ये समय नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो घबरा करके बाजार से भाग सकते हैं। तो इन निवेशकों की संख्या भी जो है वो अच्छी खासी है। और अगर ये भागे तो इससे भी जो है बाजार में मांग शेयरों की घट सकती है। इसका भी असर जो है वो बाजार में नरमी के रूप में देखने को मिल सकता है। अब कुल मिला के मैंने सारी तस्वीर आपके सामने रख दी। अब आपको करना क्या है? आप मेरा एक वीडियो देखिए। ये शेयर कराएंगे मोटी कमाई। ये अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डाला है, इसको एक बार ज़रूर आप देखिए। इसमें मैंने ये इंडिकेशन कर दिया है कि कौन से शेयर्स या कौन से सेक्टर्स हैं जहां की सरकार के कैपेक्स प्लान जो है वो इंटैक्ट हैं। बड़े पैमाने पे सरकार जो है वो निवेश कर रही है, उसके जो कैपेक्स में कोई अभी तक कटौती की खबर नहीं है। और सरकार ने बोला भी है कि जो कुछ भी उसने अनाउंसमेंट किए हैं वो अनाउंसमेंट जो हैं ये जस के तस रहेंगे, उन एलोकेशंस में कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी जो है उन सेक्टर्स में जो है वो बड़े पैमाने पे कैपेक्स कर रहा है, वो कंपनियां भी कैपेक्स कर रही हैं। तो इन हालात में सरकार का पुश भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां जिन सेक्टर्स में, पहले आप सेक्टर्स ढूंढिए जहां ज़बरदस्त टेलविंड्स हैं, और फिर उसके बाद उस सेक्टर के जो अच्छे शेयर्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, जिन्होंने इस टाइप के हालात, तमाम मंदी, तमाम भूचाल, तमाम उथल पुथल का माहौल देखा है, उसके बावजूद वो मजबूती से टिके रहे हैं और अपनी सेहत को जो है वो बेहतर बनाए रखे हैं। उन कंपनियों के शेयरों में उचित वैल्यूएशंस पे आप जो है इंतज़ार कीजिए, अपने रडार पे ऐसे शेयरों को रखिए, ऐसे सेक्टर्स को रखिए, और आप जो है उस हिसाब से जो भी निर्णय लें अपना खुद रिसर्च वर्क कीजिए।
कंपनियां क्या उस सेक्टर से जुड़ी हुई, उस सेक्टर से जुड़ी हुई जो बढ़िया कंपनियां हैं वो क्या कॉरपोरेट फाइलिंग्स कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनको भी देखिए। इसके अलावा अखबारों पे, चैनल्स पे देखिए कि उनका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उनकी कॉन कॉल्स पे क्या कहा जा रहा है, क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो ये सब चीज़ों पे आपको बराबर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि ऐसी फ्लूइड सिचुएशन जब मार्केट में होती है तो आपको खुद जो है वो अपना नज़रिया जो है साफ रखना चाहिए और इन घटनाक्रम पर बराबर नज़र बनाए रखनी चाहिए, ताकि आप ताज़ा तरीन जानकारी से लैस हों और उसके बाद कोई निवेश संबंधी अपना निर्णय ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो कुल मिला के मेरे तस्वीर आपके सामने खाकर रख दिया गया कि बाज़ार के पक्ष में कोई इंडिकेटर्स फ़िलहाल नहीं हैं, कोई ट्रिगर पॉइंट्स नहीं हैं जो रैली ट्रिगर कर सकें। हालात यही हैं कि बाज़ार अगर हॉर्मूज़ ऐसे ही हालात रहे हॉर्मूज़ के तो बाज़ार और टूट सकता है, शेयर गोते लगा सकते हैं और आगे जा कर के बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो सकती हैं। तो कुल मिला कर के ये सारी तस्वीर आपके सामने रख दी। तो आज के वीडियो में मैंने इतना आपको सब बता दिया। अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।